ये जो मेरा पेपर है जो मुझे पढ़ाना है, इसका सीए इंटर में नाम है टैक्सेशन, और सीएमए इंटर में नाम है इसका डायरेक्ट टैक्स, है ना। तो सीए इंटर में 100 नंबर का, जिसमें इनकम टैक्स और जीएसटी भी है, और सीएम इंटर में पूरा 100 मार्क्स का इनकम टैक्स। पेपर नंबर 4 है मेरा, चौथे नंबर पे आता है। बच्चा पेपर दे दे के थक चुका होता है, कोई पेपर खराब हो गया तो वो भी खुंदक मेरे पेपर पे ही निकलती है। नहीं निकालनी है भाई, कोई पेपर खराब भी हो गया टेंशन नहीं लेनी है, मन से पढ़ना है बस, और मन से पढ़ के अगला पेपर देना है, ठीक है। तो जब हम ये टैक्स का पेपर करेंगे तो देखिए उसका पूरा तरीका बताता हूँ कैसे कैसे होगा, बच्चे ध्यान से देखना, और जो मैं लिखता हूँ वो सब लिखते रहना है, ठीक है। देखिए पेपर का नाम है जी टैक्सेशन। 100 मार्क्स, ठीक है। इनकम टैक्स और जीएसटी है बच्चे, जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये है बेटे 60 मार्क्स का, और ये है बच्चे 40 मार्क्स का, लिखते रहना 40 मार्क्स, 60 मार्क्स और 40 मार्क्स। और इसमें एक कहानी और होगी बच्चे, फर्दर बाइफरकेशन इसका और है, वो भी समझ लीजिए क्या है। 70% ये पेपर सब्जेक्टिव है, और 30% बच्चा ऑब्जेक्टिव है, मतलब एमसीक्यूज। तो हमें सब तैयार करना है। और जानते हैं एमसीक्यू में अच्छी बात क्या है कि हमें पता है 4 में से एक आंसर सही है, और बुरी बात जानते हो क्या है, कि जब तक हम डीप स्टडी नहीं करेंगे सही आंसर जज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हर चीज को लॉजिकली समझना है। अब देखिए पूरे हिंदुस्तान में जो टीचर पाए जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, मैं सबसे पहले अपने ऊपर ही अटैक करता हूं। हिंदुस्तान में बच्चे दो प्रकार के टीचर पाए जाते हैं, एक रट्टा एक्सपर्ट, और दूसरा लॉजिकल। रट्टे में क्या होता है, हमने रट के एग्जाम पास किया, पेपर दे दिया, 4 दिन बाद कुछ याद नहीं रहता। ऐसा होता है कि नहीं होता है। लेकिन अगर हम लॉजिकल करते हैं, अब देखो ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट याद करो, वो हमें याद था यार, उसकी बैलेंस रटी हुई है चीज, लॉजिक क्लियर है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई फाउंडेशन में एक पेपर था अकाउंट करेंट, उसमें रेटिंग इंटरेस्ट था, और वो ऐसा क्यों होता था वैसा क्यों होता था, तो सोचना पड़ जाएगा, क्योंकि रटा था वहां पे। तो जो चीज थी वो लॉजिकली क्लियर हो गई, और जो चीज थोड़ी सी टेक्निकल थी गड़बड़ हो गई। तो आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं, रट्टा या लॉजिक? रट्टा काट दो। लॉजिकल का मतलब जानते हो क्या होता है, कब, क्यों, कहां, कैसे। अगर तुम्हें इन चीजों का जवाब मिल जाए तो सब चीज समझ आने लग जाएगी। एक टैक्स के टीचर थे, उससे पहले बताता हूँ, आपने लॉ पढ़ा होगा तो हो सकता है आपने ये भी शब्द सुना हो, जैसे अपने लॉ वाले टीचर से कुछ पूछो तो क्या बोलते हैं, अबे यार लॉ का कोई लॉजिक नहीं होता यार, बस कर ले ऐसे ही, ऐसे बोल देते। लॉ के कई टीचर बोलते थे। एक टैक्स के टीचर थे, बड़ा लॉजिकल टैक्स पढ़ाते थे, बच्चों को लॉजिकल कर दिया एकदम, टैक्स पढ़ा पढ़ा के एकदम लॉजिकल कर दिया। अब बच्चा लॉजिकल हो जाता है तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, और बच्चा कैसे समझाने लग जाता है। तुम भी यही करोगे मेरे साथ। सर द बुक इज ऑन द टेबल, ओके सर, टेबल इज ऑन द अर्थ, ठीक है सर, इट मींस बुक इज ऑन द अर्थ, राइट, बुक अर्थ पे ही है। फिर कहता है सर आई लव यू। सर सोचने लगे बच्चा इंप्रेस हो गया इसलिए बोल रहा है आई लव यू। फिर 3 सेकंड का पॉज देके रुक के बोलता है सर यू लव योर डॉटर। इट मीन यू आई लव योर डॉटर। सर के बेटी थी, सर को बड़ी गुस्सा आई, बोले बड़ा बदतमीज किस्म के बच्चे हो गए यार। सर ने कहा नालायक को तुम्हें बताता हूं मैं लॉजिकल। सर को गुस्सा आया, सर ने लॉजिकली कम कर दिया पढ़ाना। मेरे 2 बेटे हैं,
बोलो जिनको बोलना है, लग मैं तो लॉजिकली पढ़ाऊंगा। ठीक है। चल बेटा, लॉजिकल पढ़ाना है तो बताओ हमें इसकी हिस्ट्री जाननी चाहिए कि नहीं जाननी चाहिए, बताओ। अरे इनकम टैक्स तो दुनिया पढ़ती है, हिस्ट्री कितनों को पता होती है? कल को इंटरव्यू में कोई पूछे तो बता देना ये होता है। चल, हिस्ट्री के लिए मेरे बच्चे मुझे जाना पड़ेगा 1857। क्या हुआ था 1856 में? रानी झांसी क्रांति, मंगल पांडे क्रांति। बच्चे एक बात बताओ, उस समय अंग्रेजों का शासन था कि नहीं? अंग्रेजों ने हमें 200 साल तक राज किया है कि नहीं किया है? किया है ना? एक बात और बताना, युद्ध से किसी भी देश का भला हुआ है आज तक? नुकसान होता है यार। पाकिस्तान की बात समझ नहीं आती है, और हमसे टकराता है, शर्म नहीं आती उसे? है? चलिए कोई बात नहीं। तो उस समय क्या हुआ बेटे, छोटे छोटे युद्ध हो रहे थे तो प्रॉब्लम तो हो ही रही थी, और इकोनॉमी भी डाउन होगी। देखो कोरोना आया, हम लोग परेशानी में आए, इकोनॉमी डाउन हुई ना। तो जब युद्ध होगा तो भी तो इकोनॉमी डाउन होगी भाई, लोग निकलेंगे नहीं घर से, सामान बिकेगा नहीं, कोई खरीदेगा नहीं, कैसे बढ़ेगी इकोनॉमी? उस समय बेटे, जैसे आज हमारे इंडिया का फाइनेंस मिनिस्ट्री कौन के पास है? निर्मला सीतारमण जी के पास। तो निर्मला आंटी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। बेटा अंग्रेजों का शासन था इंडिया में 1857 में, तो कोई देश का फाइनेंस देखता होगा कि नहीं देखता होगा? उस समय सर जेम्स विल्सन इंडिया को फाइनेंशियली देखते थे। अब हुआ क्या, ये बैठे बैठे जब देखा यार इकोनॉमी इंडिया की गिर रही है, युद्धों को रोको, रोकने में कामयाब भी हुए, पर अब देश को चमकाएं कैसे, खर्चा कैसे चलाएं? तो भाई साहब बैठे बैठे फ्लैशबैक में गए। फ्लैशबैक जानते हो, पिक्चरों में जाते पीछे पीछे पास्ट में। कह रहे यार हिंदुस्तान में इतने सारे राजा हुआ करते थे, हर राज्य का एक राजा। मान लो यूपी का राजा एक अलग, दिल्ली का अलग। अब यूपी का कोई भी व्यापारी दिल्ली आता है, बिजनेस करता है, पैसे कहाँ कमाए उसने? दिल्ली में। राजा कहता था कि बेटा ऐसा है, तू कर बिजनेस यहाँ पर जो भी तू कमाएगा उसमें से कुछ ना कुछ हमें देके जियो, हमारा हिस्सा। अब मान लो आपने पैसे कमाए, आपसे हिस्सा मांगा मेरे से, और ऐसे करके खजाने में पैसे जमा हो गए। बस विल्सन साहब बोले कि यार उस जमाने में लोग पैसे देके जाते थे, बस इन्होंने ही बोल दिया आज से जो भी इंडिया में पैसा कमाएगा कंपल्सरीली हमें पैसे देगा। अब मैंने पैसे कमाए, ला मेरा हिस्सा, तुमने पैसे कमाए, ला हिस्सा। हिस्सा शब्द अच्छा लग रहा है क्या? इनकम में से जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इनकम टैक्स से अच्छा नाम हो सकता है इसका? इनकम में से जा रहा है, इनकम टैक्स से बेहतर नाम हो सकता है क्या? अब समझ आया इनकम टैक्स नाम क्यों पड़ा, कि इनकम में से जा रहा है। अब बच्चे एक और समस्या है, अब एक और समस्या क्या है वो भी सुन लो। जब तक कोई बात लिखी हुई ना हो, कोई मानने को तैयार है? अभी मयंक गया शिवम के यहाँ, घर के बाहर बैल बजा रहा है, शिवम गहरी नींद में सो रहा है, 5-7 बार इसने बजाई, वो सो ही रहा है। अब इसे गुस्सा आई शिवम को, अचानक से इसकी आंख खुली, ये बाहर आया और इसके साथ 4 कुत्ते आए, पाले हुए हैं इसने, और भाई साहब शिवम के ऊपर अटैक कर दिया, मयंक के ऊपर अटैक हो गया। लेकिन अगर शिवम ने गेट के बाहर लिखा होता कुत्तों से सावधान, तो बताओ मयंक बजा के पीछे खड़ा हो जाता कि नहीं? लेकिन कुत्ते वेलकम ना करें तो लिखी हुई की बात मानते ना बेटा साहब। अब बरवली तो पता नहीं थी, कुत्तों ने काट लिया। तो बस सबसे पहले बेटा हमारे देश में इनकम टैक्स एक्ट जो बना 1860 में, पहला इनकम टैक्स एक्ट अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। बार बार जो लाना था लाते रहे अंग्रेज। अब वो जो बीच के एक्ट है उनकी बात नहीं कर रहा, पर यही मान के चल रहा हूं ये एक्ट चल रहा है। बताइए साहब 1947 में क्या हो गया था? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? हमारे देश का कानून आया, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है पता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर ऑफ ऑल लॉज। सारे लॉ की मम्मी है ये। पापा मम्मी कुछ बोल लो। इसका मतलब बेटे अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है किसी बात का तो लॉ नहीं बन सकता। जैसे जीएसटी का जिक्र नहीं था तो जीएसटी आई। अब बताओ जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 26 जनवरी 1950 को,
जानते, बंद तो 26 नवंबर 1949 को गया था, लगा 26 जनवरी 1950 को। रीजन क्या था कि 1930-32 के आसपास ये नेहरू जी वगैरह सबने 26 जनवरी के दिन कसम खाई थी कि हम देश में स्वराज ला के रहेंगे। अब 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, 2 महीने वेट किया, बोले यार उसी दिन लगाएंगे जिस दिन कसम खाई थी, इसलिए 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ। अब जो काम 70 साल या 60 साल पहले लिखा गया, बेटा 60 साल में तो दुनिया बदल गई। तो जब उन्होंने लॉ बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन, अंबेडकर साहब एंड कंपनी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कमेटी थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस समय उन्होंने विजुलाइज किया कि आने वाले समय में क्या क्या जरूरत पड़ सकती है। तो उन्होंने ये भी कानून बनाया कि भैया रेलवे की लाइनें बिछाएंगे, है ना, हम हॉस्पिटल बनाएंगे, हम मेट्रो बनाएंगे, हम रोड बनाएंगे। बेटा इतनी जो भी गवर्नमेंट डेवलपमेंट करना चाहती है, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी आएगी या नहीं आएगी बीच में? तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक कानून डाल दिया गया कि भैया ऐसा कंपलसरी ले ली जाएगी तुम्हारी, बदले में तुम पैसे देंगे, जमीनें तुम्हारी छीन ली जाएगी। लेकिन कुछ बातें ऐसी थी बच्चे जो ये विजुलाइज नहीं कर पाए। यार आने वाले समय में जीएसटी भी तो लाना पड़ेगा, ये विजुलाइज नहीं कर पाए। अब विजुलाइज नहीं कर पाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में बात थी नहीं। अब बताओ कोई लॉ बनाना तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में होना जरूरी है, अब बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ही नहीं, कैसे करें? तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और वो बात डाली गई कि हम जीएसटी से संबंधित बात डालो इसमें। अब बताओ वो बात कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो गई, अब लॉ बना सकते हैं, बन गया लॉ। तो जीएसटी ऐसे नहीं बना बेटा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद बनाइए। तो जब जीएसटी पढ़ाऊंगा बड़ा मजा आने वाला उस क्लास में भी, पता चलेगा कैसे कैसे आए, क्या क्या कहानी हुई। राइट, चलिए अब बच्चे जानते हुआ क्या, जब ये संविधान बना तो यहां पर ये कहा गया कि हर साल बजट लाएंगे। और बच्चे बजट कब आएगा? 28 फेब। 28 फरवरी, ठीक है। बजट क्या होता है इकोनॉमिक्स में पढ़ा था ना, मैं तो भैया थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, मैं इनकम टैक्स वाला आदमी। कहां से पैसे आएंगे, कहां लगाएंगे? अब लगाएंगे कहां? डिफेंस पे कितना, इंफ्रा पे कितना, रोड पे कितना, हेल्थ पे कितना, सब कुछ। बेटा इसी बजट का पार्ट होता है फाइनेंस एक्ट। और बाकी हेल्थ, इंफ्रा, ये सब, ये सब क्लियर। सर ये फाइनेंस एक्ट क्या है? कुछ नहीं बच्चे, आपने एक बात सुनी होगी सर, इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट आते हैं, जीएसटी में अमेंडमेंट आते हैं। बेसिकली बेटा अमेंडमेंट नहीं, मतलब लोग कहते हैं चेंज हो गया, चेंज नहीं होता। एक्ट तो जो है वो वहीं के वहीं है, चेंज हर साल ये होता है। जिसमें स्लैब नहीं होता, 2.5 लाख तक कुछ टैक्स नहीं, फिर 5%, 20%, 30%, ये ना, ये सब इसमें होता है। और फाइनेंस एक्ट में जो अमेंडमेंट होता है उसको हम रेस्पेक्टिव एक्ट में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। इनकम टैक्स का तो इनकम टैक्स में ले जाते हैं, जीएसटी का जीएसटी में, कस्टम का कस्टम। बात समझ आई? ये 28 फरवरी को बजट क्यों आता था? क्योंकि बच्चे एप्लीकेबिलिटी कब से करनी है? 1 अप्रैल से। तो 1 महीने में लोगों की विरोध, समर्थन सब आ जाएगा, और फिर हम जो चेंज होंगे उसके बाद इसको पास कर देंगे। ये तो प्रपोजल होता है बजट। बजट क्या है? प्रपोजल, लॉ नहीं है। लॉ तो बाद में पास होगा, क्लियर। पर आपने देखा होगा ये डेट, अब आज की डेट ये हो गई है, 28 फरवरी नहीं है। तो मोदी सरकार जब आई, उन्होंने डेट क्या कर दी? 1 फरवरी। यानी अब आपके पास 1 महीने का समय, 2 महीने का, बहुत ज्यादा ढंग से करो, समझ आ गया? तो 1 फरवरी को बजट आता है। अब होता क्या है बच्चे, हर साल 5-6 सेक्शन चेंज होते हैं, सारे थोड़ा ना चेंज होते हैं। अब मान लो एक साल में 5 सेक्शंस चेंज हो रहे हैं, 60 साल हो गए आजादी को, कितने सेक्शन चेंज हो गए होंगे बच्चे? 300। चलिए इसको थोड़ी सी देर के लिए यहीं रोकते हैं। 1950 में एक्ट था, चेंज किए, ऐसे चेंज किए 5-6 उस समय में क्या हुआ था, 50 से 60 तक, 5-6 नहीं, बहुत सारे सेक्शन चेंज करने लगे, बहुत सारे सेक्शन। अब बताइए बहुत सारे सेक्शन चेंज किए तो अंग्रेजों ने जो लॉ बनाया था
वो पूरा हमने बदल दिया, और बदल के इतना कठिन कर दिया, इतना कठिन कर दिया कि अंग्रेजों से कहा कि जरा देखियो क्या है। अरे यार, हमने लिखा था ये, हमने बनाया था। अब बताओ, उनको ही समझ नहीं आ रहा, हमें क्या समझ आएगा? आएगा क्या? बस। तो जब कोई चीज समझ नहीं आए तो उसका क्या करना पड़ेगा? रिप्लेसमेंट लाना पड़ेगा। देखो बेटा, 1961 आजाद हिंदुस्तान का इंडियन गवर्नमेंट का पहला इनकम टैक्स। अब बजट आता है, हर साल 5 से 6 सेक्शन चेंज। बताओ 60 साल हो गए कि नहीं हो गए? 1960 से लेके 22 चल रहा है, 60 साल। जरा बताओ, हर साल अगर 5-7 सेक्शन चेंज होंगे तो 300 सेक्शन। आपको पता है इसमें टोटल सेक्शंस कितने हैं? ये भी आपका एमसीक्यू में आ जाता है। 298। अब बताओ, ये एक्ट भी ऑलमोस्ट बदल गया। जानते हैं 1961 जब आया था, तब लोगों ने इसका बड़ा भाई साहब समर्थन किया, बोले यार क्या सिंपल है, कितना इजी है, कितना इजी है। अमेंडमेंट कर करके अब सुनना मेरी बात, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का सबसे टफ है। इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का। एक दिन मेरा एक दोस्त यूएस से फोन करता है, संजीव भाई मैं इंडिया कितने दिनों के लिए आऊं? मैंने, तेरा देश है, जितनी मर्जी निकल लिया। कह रहा नहीं यार, वो कानून है ना तुम्हारा, 182 डेज से ऊपर इंडिया में रह लिए तो रेजिडेंट बन जाओगे। वाह बेटे वाह, लोग ये सोचते हैं। इसलिए इंडिया में कैलकुलेट करके आएंगे कितने रहना है, क्योंकि 182 डेज से ज्यादा अगर इंडिया में रह लिए, रेजिडेंट बन गए, रेजिडेंट बन गए तो वर्ल्ड में कहीं भी इनकम अर्न करोगे उस पर इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। तो इसलिए वो घबरा रहा है इंडिया आने में। वो लोग घबरा रहे हैं कि नहीं घबरा रहा? तो ये एक्ट भी चेंज होना चाहिए दोस्त। एक इसके रिप्लेसमेंट में एक्ट रखा हुआ है डीटीसी, डायरेक्ट टैक्स कोड, और इसके साथ साथ ही ड्राफ्ट हुआ था जीएसटी। बताओ जीएसटी पढ़ने को मिल गया कि नहीं मिल गया? इंडिया में अप्लाई हो गया? डीटीसी का नाम भी सुना था? 2008 में ही आ गया था, ड्राफ्ट तभी तैयार हो गया था। मैं गोवा में था उस समय, मेरे को किसी ने भेजा, मैंने पूरा पढ़ा रहे, मैंने अच्छा जितना पढ़ सकता था। ये इतना सिंप्लीफाइड है, जिसे नहीं लग गया तो मैं, मेरी जरूरत ही नहीं, ये जी अपने आप पढ़ के पास। पर ये अभी तक हमारे नेताओं की कृपा की वजह से लगा नहीं। तो हमारी मजबूरी बेटा अभी भी किसके साथ है? जो कहाँ का टफ एक्ट है? पूरे वर्ल्ड का सबसे। यहां तक कोई डाउट नहीं? पक्का समझ आ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है ना? इंटरेस्ट ही चाहिए भाई सर, तभी तो मजा आएगा पढ़ने का। चलिए सर, अब हम ये देखेंगे साहब कि गवर्नमेंट को लिखना है। वैसे मैं पीडीएफ दे दूंगा, परेशान मत हो। समझते रहो, बस चीज को समझो बच्चे। घरों में तिजोरी होती है पैसे रखने के लिए, गवर्नमेंट के पास तिजोरी से काम चलेगा? उसमें बहुत बड़ा तिजोरा होगा। तो बात ही आती है इसमें पैसे आते कहां से सर? गवर्नमेंट के पास पैसे कहां से आते? बोलो, और बताओ, और बताओ। कस्टम, और बेटा वो तो खत्म हो गया, खत्म हो चुका है। गवर्नमेंट कंपनी भी तो है, सेल गेल भेल, वहां से भी तो पैसा आ रहा है। अब ये पैसा यहाँ इकट्ठा हो गया। अब मन में एक डाउट नहीं ये आ रहा होगा, सर गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा पैसे कहां से प्राप्त होते हैं? बताओ, इनकम टैक्स, जीएसटी, एक्साइज, कस्टम। इनकम टैक्स बोला आप, जरा ईमानदारी से बताओ, तुम में से कोई इनकम टैक्स देता है? नहीं देते बेटे, कहां देते हो? रिटर्न थोड़ा भरते तुम, है? इनडायरेक्ट टैक्स देते हो? अच्छा तू नहीं देता? फिर भाई साहब आपके हाथ में पेन है ना, इस पे भी जीएसटी। फ्रूटी पी, जीएसटी। चिप्स खाया, जीएसटी। तो इसका मतलब इनडायरेक्ट टैक्स ऑलमोस्ट सब दे रहे हैं। बेटा हैरान रह जाओगे, मोदी जी आए थे, 125 करोड़ की पॉपुलेशन थी, 3 करोड़ लोग रिटर्न भरते थे केवल इनकम टैक्स, 132 करोड़ नहीं भरते थे। अब 140 करोड़ पॉपुलेशन हमारे देश की, 6 करोड़ रिटर्न भर रहे हैं। अभी भी 134 करोड़ लोग रिटर्न नहीं भरते। पर सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स किसी ना किसी, चाहे 1 रुपया दिया है, 1 पैसा दिया है, दे तो रहे। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो टैक्स कलेक्शन है बच्चे, जीएसटी, एक्साइज, इनसे। एक्साइज से तो ना के बराबर है, जीएसटी सबसे ज्यादा। एक्साइज पे तो बस उस पे पेट्रोल डीजल पे रह गया। ठीक है,
या स्टेट एक्साइज है वो लेकर पे रह गया बस। अब बच्चे बात ये आती है कि सर ये पैसे यहां आए, अब इन पैसों का यूज और मिस यूज भी होता होगा। सर यूज क्या है ये तो तुम बता ही दोगे। बहुत सारी चीजें। बेटा मिस यूज, और जानते हैं करप्शन हमारे देश में नहीं है, वर्ल्ड वाइड है। हम लोगों की तो रैंक 60वीं 70वीं जाके है, और एशिया में भी चौथे नंबर पे हम करप्शन में। नंबर 1 पे बांग्लादेश एशिया में, और वैसे वर्ल्ड में साउथ अफ्रीकन कंट्री, कीनियन कंट्री वगैरह, ये करप्शन बड़ा बड़ा है? जानते हैं एक बार क्या हुआ, लालू यादव अमेरिका गए, वहां के विदेश मंत्री के साथ घूम रहे। अब विदेश मंत्री में खूब पैसा, लालू यादव जी बोले ना पैसा कहां से आया, अब बताइए। विदेश मंत्री कहता है चल घूम सर, घूम, घुमा रहा है। अब लास्ट डे जब लालू जी को इंडिया आना था, तो विदेश मंत्री कहता चल बताता हूं पैसे कहां से आए। घर में ले गया सबसे ऊपर, एक छोटा सा कमरा, उसमें एक छोटी सी खिड़की, बोले बाहर देख। लालू जी ने बाहर देखा, बोले कुछ दिख रहा है? बोले हाँ, एक गंगा नदी बह रही है, गंगा बहती है ना, वो बह रही है। बोले और क्या दिख रहा है? बोले उसके ऊपर एक पुल है, ब्रिज, जिससे लोग आ जा रहे हैं। कह रहे जो ब्रिज है ना, इस ब्रिज का 1% है मेरे पास, जो कुछ भी है। मैंने बोला मैंने 1% खाया है, मैंने करप्शन 1% किया है मैंने। लालू जी इंडिया आइएगा, कुछ दिन बाद वो इंडिया आता है फॉरेन मिनिस्टर। लालू जी भी घुमाते हैं। अब लालू जी पैसे की क्या कमी भाई, उनकी तो बेटी की शादी में लोग मर्सिडीज बेंज दे देते हैं। लालू जी कहते हैं, लालू से पूछता है अरे तुम पे पैसा कहां से आया इतना, दब्बर बक कहीं का, अब घूमिए। लालू जी ऐसे बोलते ना। लास्ट डे अब उसे जाना, लालू जी हमने घर में कुठरिया में ले गए थे, ले गया ऊपर कुठरिया में, लालू जी भी ले गए ऊपर। बोले बाहर खिड़किया में झांकिए। अब खिड़किया में झकवाया, बोले क्या दिख रहा है? कहते गंगा नदी बह रही है। बोले हाँ यहां भी गंगा नदी बह रहा है। बोले हाँ बह रहा है। बोले उस पर कुछ दिख रहा है क्या? अरे नहीं, गौर से देखिए कुछ दिख रहा है कि नहीं? बोले नहीं। बोले सारे का सारा हमारे पास है। उन्हें भैया इतना करप्शन है कि पूरा पुल खा गए वो, पैसे लिए और पुल का बनवाने की जरूरत ही नहीं समझी। तो विदेश में आटे में नमक, हम पूरे का पूरा नमक ही आटे में कर देते हैं। चलिए बच्चे, हमें यहां तक समझ आया, बहुत अच्छी बात। नहीं समझ आया तो उससे अच्छी बात, क्योंकि सिलेबस में तो है नहीं, जस्ट फॉर नॉलेज, है ना। अब स्टार्ट हो रही है काम की बात, चलिए करते हैं स्टार्ट। बेटा पूरे इनकम टैक्स एक्ट में आपको ये दो डेफिनेशन हैं जो परेशान करें। प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। अभी हमने एक वादा किया है, हर चीज लॉजिक पे करेंगे सर, तो देखो अभी तक सारी बातों का लॉजिक दिया है मैंने। अब इसका देखते हैं सर। प्रीवियस ईयर मैं लिख देता हूं बच्चे, ये होता है। अब तुम्हारे चेहरे एकदम टेंशन में आ गए हो रहे हैं, सर आप गलत तो लिख दिए, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल। नहीं सर, ये होता है, आप गलत लिख रहे हो। ये होता है सर, आपने 1 दिसंबर क्यों लिखा, 1 जनवरी क्यों लिखा? बच्चे एक बात, और बचपन से नई साल का मतलब क्या होता है? बचपन से ही कहते हैं। आज मैं 2022 में पूछ बेटा लास्ट ईयर बताओ, भाई प्रीवियस ईयर की हिंदी क्या है? पिछला साल। तुम कहोगे सर लास्ट ईयर 1 जनवरी। फिर तुमसे मैं कहूँ नहीं 1 जनवरी नहीं बेटा, 1 अप्रैल। तो तुम्हारे मन में डाउट तो आएगा, यार ये क्या बदतमीजी है, हमें तो 1 जनवरी से बता रहे थे तुम, अब एकदम अब 1 अप्रैल क्यों? तो अब मन में ये बात आ रही होगी कि सर प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर, तीनों एक ही बात है, तीनों एक ही बात है। और हमें पता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, पर सर हमें ये नहीं पता 1 अप्रैल से क्यों स्टार्ट होता है। एक्सेप्ट कर रहे ना बात? पहले तो बताओ, इनकम टैक्स अब 1961 जो बना, 1961, ये हिंदुस्तानियों के लिए बना, अंग्रेजों के लिए बना? हम हिंदुस्तानियों के लिए। और ये कैलेंडर ईयर किसकी देन है? गोली मारो, चलो साइड हो। अब हम बात करेंगे अपने देश की। बच्चे एक बात बताओ,
हमारे देश में नवरात्रे होते हैं, एक तो मार्च में आते हैं, एक अक्टूबर में आते हैं। तो बेटा ये मार्च वाले कई बार 25 मार्च को और कई बार 8 अप्रैल तक चले जाते हैं। कई बार 8 अप्रैल को शुरू होते हैं, कई बार 28 मार्च को शुरू होते हैं, कई बार 2 अप्रैल को शुरू होते हैं। होता है कि नहीं होता है? वेरिएशन है बच्चे। अगर मैं ऐसे ही पूछूं लेमैन लैंग्वेज में कि ईयर का मतलब क्या होता है, तुम कहोगे सर 12 महीने। और बताओ बच्चे, 365 दिन। एग्रीड। अब तुमसे मैं कहूं नहीं, 11.5 महीने और 350 दिन, और 12.5 महीने 375 दिन। अजीब नहीं लग रहा? तो बात ऐसी होनी चाहिए ना, जनरली एक्सेप्टेड हो। अब मैं तुमसे पूछता हूं, आषाढ़ सावन भादो हमारे महीनों के नाम है हिंदी में, और अंग्रेजी में जनवरी फरवरी मार्च। जरा बताओ कंफर्टेबल किस में हो, जनवरी फरवरी मार्च में, आषाढ़ सावन भादो? काम वो होना चाहिए ना जो सही हो। हिंदी के कैलेंडर में हमें खुद नहीं पता, तो जनवरी फरवरी में मार्च में बात करेंगे, और बात करेंगे तो फिर 12 महीने का पीरियड भी वही लेके चलेंगे। बोलो हाँ है ना? पक्का? चलिए सर, अब ध्यान से सुनना बच्चे। तुम भी बड़े सीए बन गए, ये भी बड़ा सीए बन गया, और मैं तो बड़ा आदमी हुई, मैं कौन सा छोटा आदमी। तीनों ने डिसाइड किया, बड़े दोस्त बन गए। मान लो स्टूडेंट से कई बार मेरी बड़े स्टूडेंट से दोस्ती हो जाती है। अब तुम भी याद कर रहे हो, संजीव सर कहाँ हो? मैंने ऑफिस में हूँ। अरे सर आज मिलते हैं। अब तुमने क्या किया, किसी क्लब में, चैम्पफोर्ड क्लब की मेंबरशिप है कुछ है, मुझे बुला लिया किसी दोस्त के थ्रू, और मैं आ गया। हमने भाई साहब स्विमिंग विमिंग की, कुछ खाया पिया और आ गए। अब दोस्ती यारी हो गई और ज्यादा गहरी। तो मैंने कहा यार शिवम, मयंक, यार एक काम करते हैं, क्लब की मेंबरशिप ले लेते थे। और यार हम लोग देख यार, सुबह घर से उतरते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं, गाड़ी से उतरते हैं ऑफिस, ऑफिस से फिर गाड़ी, फिर घर, चलना फिरना, एक्सरसाइज कुछ होती नहीं यार, फिजिकल तो हम कुछ कर ही नहीं रहे। हाँ सर बात तो सही कह रहे हो, स्विमिंग जो करेंगे सर, इसकी बैडमिंटन खेला करेंगे सर। ये बात मैंने 25 तारीख को कही। और उस क्लब की मेंबरशिप जो है कि अगर 20 तारीख के बाद लोगे आप, तो पूरे महीने के पैसे जाएंगे। अब बताओ, अगर 25 तारीख को मैं कहता हूं क्लब ज्वाइन कर लो, तो तुम्हारे मन में क्या विचार आ रहा है? सर एक तक रुक जाओ यार, एक से महीना शुरू हो जाएगा, बेमतलब 5 दिन का पूरा महीना जाएगा। देख कितना भी अमीर आदमी हो सोचता है ये बात। चलिए हमने डिसाइड किया 1 अप्रैल से मेंबरशिप लेंगे। यार हमने जरा से काम के लिए 1 अप्रैल डिसाइड की, देश में इतने बड़े काम होने हैं, 1 अप्रैल नहीं आनी चाहिए। अब लॉजिक समझ आया 1 अप्रैल के लिए। और बेटा 1 अप्रैल से अगर स्टार्ट करूंगा तो 12 महीने ही खत्म होंगे बच्चे, इसलिए पीरियड बना यहाँ से यहाँ तक। अब लॉजिक क्लियर हुआ कि 1 अप्रैल से 31 मार्च की। और हिंदी कैलेंडर बेस्ड है। हिंदी कैलेंडर जो हमारे नवरात्र होते हैं ना, मार्च या अप्रैल का जो पहला नवरात्र आता है, उस दिन नया साल शुरू होता है हिंदी का। पर वो कभी इस डेट को होता है, कभी इस डेट को, तो वेरिएशन हो रहा है। इसलिए हमने एक यूनिफॉर्मिटी के लिए डेट ले ली, 1/4 और 31 मार्च 22, मतलब पूरे 12 महीने का एक पीरियड हो गया हमारा। बात क्लियर? कोई डाउट? चल अब आगे देखो, अंग्रेज कितने चालाक थे भैया। उनका न्यू ईयर तो हैप्पी न्यू ईयर, और हमारा न्यू ईयर अप्रैल फूल। देख रहे हो ना, 1 अप्रैल को अप्रैल फूल। नलायक नहीं के हैं, हमें बेवकूफ समझते हैं। तो जानते हैं हमें उस दिन अप्रैल फूल नहीं बोलना, हमें बोलना है हैप्पी फाइनेंशियल ईयर या हैप्पी अकाउंटिंग ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। समझ गए? सर जो कुछ हम प्रीवियस ईयर में अर्न करते हैं, अब पूरे साल गवर्नमेंट ने कहा खूब पैसा कमा जी भर के, और टैक्स दे दे अगले साल। अब 31 मार्च के बाद डेट क्या आती है फिर से बेटा? ये आएगी, और ये भी 31/3/23 को। सर डेट तो एक जैसी है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस इतना था बच्चे, प्रीवियस ईयर में कमाना और असेसमेंट ईयर में टैक्स देना, बस ये डिफरेंस, और कोई डिफरेंस, सेम डेट्स। सर समझ आ गया, प्रीवियस ईयर में कमाओ, असेसमेंट टैक्स। सर ये जो असेसमेंट ईयर है, क्या कभी 12 महीने से कम या ज्यादा का हो सकता है? नहीं सर, कभी नहीं होगा, हमेशा 12 महीने का हो, ना कम का ना ज्यादा का। सर प्रीवियस ईयर हो सकता है कि कम या ज्यादा का? यस, यस, प्रीवियस ईयर में बी लेस देन 12, 12 महीने से कम का हो सकता है। मतलब असेसमेंट ईयर तो कभी भी नहीं होगा, प्रीवियस ईयर कम का हो सकता है, ज्यादा का तो ये भी नहीं होगा। सर थोड़ा क्लियर करो सर। लो बेटा क्लियर करता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल 1, गवर्नमेंट कहती है कि आप पैसे कैसे कमाते हो,
हाउ टू अर्न द मनी। देखो, इनकम अर्न करनी है तो कैसे कैसे होगी बच्चे? बिजनेस से, प्रोफेशन से, सीए बन जाओगे प्रोफेशन, और बेटा जॉब, सर्विस, ऐसे तो पैसे कमाओगे। गवर्नमेंट कह रही है जब भी आप लाइफ में पहली बार इनकम अर्न करना शुरू करोगे, आपका फर्स्ट प्रीवियस ईयर उसी दिन स्टार्ट होगा, एंड होगा आने वाली 31 मार्च को। सर एग्जाम्पल बताओ। लो बेटा, मैंने 15 सितंबर 21 को बिजनेस स्टार्ट किया, तो मेरी स्टार्टिंग डेट जो है वो 1 अप्रैल नहीं होगी, ये होगी, और एंड होगा बेटा ऑलवेज कमिंग 31 मार्च। So my first previous year will be starting on 15th September 21 and will be ending on 31st March 2020. Is that clear? Now अगले साल से अब 1 अप्रैल 31 मार्च 1 अप्रैल 31, पूरी जिंदगी अब यही चलेगा। अब प्रीवियस भी 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, असेसमेंट ईयर भी फर्स्ट ही होगा लेस देन। सर एक और एग्जांपल दो और क्लियर करो। एग्जांपल 2, एग्जांपल 1, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 15 मार्च 2022 में। अब जरा बताना ये कब एंड होगा? हमेशा आने वाली 31 मार्च। अब आप देख रहे होगे 22 में स्टार्ट 22 में खत्म, यानी 15-16 दिन का प्रीवियस ईयर। भाई मैंने बिजनेस 15 मार्च को स्टार्ट किया, एंड 31 मार्च को ही होना है, 16 दिन का हो गया। सर एक और एग्जांपल, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 30 मार्च 22 को, अब बताओ अब कब एंड होगा? 22 या 23? सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो एक दिन का भी प्रीवियस ईयर हो सकता है? यही कहना चाह रहा हूं भाई। एक दिन का, 1 मिनट का प्रीवियस ईयर हो सकता है, 1 सेकंड का प्रीवियस ईयर हो सकता है। मैंने 11:59 पैसे कमा लिए या बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो बताओ 1 सेकंड का प्रीवियस ईयर हो गया। अब आ जाओ रियल लाइफ में। अगर मैं ईमानदारी से बोलूं कि मैंने 11:59 पे इनकम अर्न किया, तो 1 सेकंड का मेरा प्रीवियस ईयर है। जैसे ही प्रीवियस ईयर गया, असेसमेंट ईयर शुरू हो गया, टैक्स लायबिलिटी आ गई। लेकिन अगर मैंने बोला ये इनकम मेरी 12:01 पे है, तो पूरा ईयर पड़ा हुआ है प्रीवियस ईयर, और उसके अगले साल असेसमेंट ईयर। बताओ लोग सच बोलेंगे झूठ बोलेंगे? झूठी बोलेंगे, बोलेंगे 1 सेकंड का क्या है? लॉजिक समझ लो, ये बारीकियां समझनी है बच्चे, हमें बारीकियां कि 1 सेकंड का भी प्रीवियस ईयर हो सकता है। तो कोई तुमसे पूछे हाँ भाई 1 मिनट का प्रीवियस ईयर हो सकता है, एक दिन का हो सकता है, बोले एक दिन, 1 सेकंड का हो सकता है, ये एग्जाम्पल देना। बात समझ आएगी? पर क्या ना, मानेगा कोई नहीं, ठीक है ना। चलिए बच्चे, यहां तक मैं समझता हूं एकदम क्लियर है। अब हम देखेंगे बेटा टैक्स कौन कौन लोग देते हैं। पर्सन इंक्लूड्स, पर्सन इंक्लूड्स, नंबर 1 इंडिविजुअल। बच्चे इंडिविजुअल क्या होता है? तुम और मैं क्या है? बस सब लोग हम इंडिविजुअल है, इनकम ऑन करेंगे टैक्स देंगे। सर थोड़ा और बताओ इंडिविजुअल के बारे में। बेटा 2 आंखें होती हैं इसकी, है? 2 कान होते हैं, ये कोई बताने वाली बात है? चलिए दूसरा बताओ HUF क्या होता है? लिख लेता हूं भाई, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती क्या है? ज्वाइंट फैमिली बिजनेस होता है, ठीक है। और कल को सीए बन जाओगे और कोई बंदा आके कहे भाई साहब मेरी HUF बना दो, कैसे बनाओगे भैया? तो हमें नहीं पता होना चाहिए HUF बनती कैसे है। अब ध्यान से सुनो, आपकी फैमिली में कौन कौन है? आप बताओ। हाँ, नहीं चाचा वगैरह नहीं, आपके पापा मम्मी बहन भाई आप 4 लोग, बिल्कुल ठीक। आपके पापा हेड ऑफ द फैमिली हो गए, ही विल बी कॉल्ड कर्ता। किसी HUF के किसी मेल मेंबर,
अब मेल मेंबर ये भाई साहब हो गए, पापा हेड है पूरी एचयू पे, उसके आप मेल मेंबर हो। किसी मेल मेंबर की किसी फीमेल से मैरिज हो जाए, इंडिया में अभी तक फीमेल से होती है, इन दोनों से एक बेबी हो गया, बस एचयूएफ बन गई, बन गई भाई। अब इसमें सीए क्या करेगा भाई? है? आपकी फैमिली बन गई। सर अब ये फैमिली बनी, तो पहले ये बताओ फायदे क्या है, और फिर हमें बताना कि हमारे पास कोई क्लाइंट आ गया बोला एचयूएफ बनाओ, तो ये तो बनी बनाई होगी, हमें तो अपना फॉर्मेलिटी करनी है, वो बताऊंगा कैसे करनी है। सर फायदे क्या है? देखो बेटा फायदा सीख के जाओ, आज ऐसे फायदे सीख के जाओ कि पापा को जब बताओ तो पापा भी कहे कि हाँ भाई फीस सही जगह चली गई यार। है? आपसे उम्मीद करेंगे कि भाई हमारे बिजनेस में कुछ हमें सलाह देगा, पहली सलाह आज ही दे देना। क्या है? देखो, देखो साहब क्या है सलाह, ध्यान से देखना बच्चे। बच्चे मेरा एक बिजनेस ए है और एक बिजनेस बी है, दोनों में संजीव वार्ष्णेय के नाम से चला। बच्चे यहां से मैंने 10 लाख कमाए और यहां से मैंने 10 लाख कमाए, मेरी टोटल इनकम कितनी हुई? 20 लाख। अब जानते हैं हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है वो क्या कहता है कि भैया हम आपकी आपकी अलग अलग इनकम पे टैक्स नहीं लगाएंगे, आप बताओ कितनी कमाई सारी बता दो, तो बेटा यहाँ पे बिजनेस और बी बिजनेस की अलग अलग इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, तो मेरी 20 लाख इनकम होगी। अब 20 लाख पे टैक्स लगाना है, बच्चे दो टैक्स रेट्स हैं, एक 5%, 20% और 30%, एक 5, 10, 15, 20, 25, 30। जो ये दूसरा वाला टैक्स रिजाइम है इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट टैक्स रिजाइम, ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम। ये आज मैं समझाऊंगा, कुछ समझ नहीं आएगा, ये आएगा लास्ट की 2-3 क्लास से पहले बस, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली है कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी मत करो, ये भी मत करो। अब मैं तुमसे कहूँ ये एचआरए, तुम कहोगे ये क्या होता है, आरएफए ये क्या होता है, बहुत सारी चीजें जो नहीं मिलती है मैं लिखता हूं, तुम कहोगे सर ये क्या होता है, तो भैया पहले पढ़ाई लेने दो सारी चीजें फिर बता दूंगा एक साथ। तो बेटा ओल्ड स्लैब लगा रहा हूं, और इसमें भी सेस वैस की बात नहीं करूंगा, सरचार्ज की बात नहीं करूंगा, नॉर्मल पढ़ा। कैसे टैक्स लगता है बेटे, इंडिविजुअल और एचयूएफ। देखिए टैक्स कैसे लगता है, अगर इनकम 2.5 लाख तक है तो टैक्स जीरो, बच्चे 2.5 लाख से ऊपर है और 5 लाख तक तो 5%, 5 लाख से 10 लाख है 20%, और बच्चे एबव 10 लाख 30%। बोले एकदम समझ आएगी बात? तो बच्चे बस टैक्स लगा लेते हैं, लगवाओ जरा मुझे टैक्स, देखता हूं कितना टैक्स लगवा पा रहे हो। 2.5 लाख तक टैक्स क्या हो गया बच्चे? जीरो। 2.5 से 5 लाख का डिफरेंस कितना हुआ? 2.5 लाख के आगे 5% है, 12,500 हो गया, 5 लाख तक टैक्स लग गया। अब 5 से 10 का डिफरेंस कितना है बच्चे? तो उसके आगे कितना परसेंट? तो 5 लाख का 20%, 10 लाख तक टैक्स लग गया। अब 10 से ऊपर जितनी भी इनकम है सीधा 30% लगा दो, 20 लाख पे लगाना था 10 तक लग गया, तो 10 से 10, 10 ही ऊपर बचा, 30% से कितना हुआ बच्चा? टैक्स कितना होगा? टैक्स निकालना आया? कुछ नहीं करना है, ऐसे ही निकालना है ब्रेक कर कर। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेता हूं टैक्स का। मान लो इनकम मेरी 25 लाख होती तो टैक्स कितना आता? देखो नहीं नहीं बच्चे, 10 लाख तक तो ये है, और उसके बाद कितना बचा? 15। तो 10 लाख तक तो 1,12,500 हो गया, और 15 पे 30% से 4.5 लाख, तो टोटल कितना हो गया? 5,62,500। समझ गया कैसे निकालते थे? अब क्लियर हो गया होगा। चलिए अब मेरी बात बच्चे ध्यान से सुनना, मेरी 20 लाख इनकम थी, मैंने 20 लाख पे टैक्स दिया 4,12,500। अब मुझे कोई ये कहे कि भाई अगर एचयूएफ के नाम से बिजनेस होगा, इंडिविजुअल के नाम से बिजनेस होगा, तो कुछ फायदा हो सकता है। मैंने कहा कैसे? बोले एक काम कर, ऐसे कर, जब तुम सीए बन जाओगे ना तो अपने क्लाइंट को ऐसे समझाओगे, बोले इस वाले को तो चला संजीव वार्ष्णेय के नाम से, और इस वाले बिजनेस को चला संजीव वार्ष्णेय एचयूएफ। अब बताओ इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? तो दोनों के नाम अलग तो बिजनेस भी अलग। बिजनेस अलग तो बताना जरा, इस पे ये टैक्स कितने देगा? 10 लाख तक कितना टैक्स बनता है बेटा, देखना जरा। 1,12,500। ऐसे यहां पर भी 1,12,500। एक बिजनेस मैंने अपने नाम से चलाया,
एक एचयूएफ के नाम से। मैंने टैक्स दिया तो एक बार है 500, और एचयूएफ की भी 10 लाख इनकम है, वो भी एक बार है 500। दोनों मिला के कितना हुआ बच्चे टैक्स? 225 हुआ बच्चे। बताना कितना टैक्स बच गया। देखो जरा निकाल के बताओ। 225, 4 12 500 माइनस 225, 187 आ रहा होगा। 187.5। जरा बताना बच्चे, जब दोनों बिजनेस में अपने नाम से चला रहा था तो टैक्स 4 12 500, अलग अलग नाम से चला रहा 225। ये मैंने टैक्स की सेविंग कर ली कि नहीं कर ली बताओ। गवर्नमेंट ने कहा है तुम ऐसा करना चाहो तो कर लो, मैं क्यों ना करूं भैया? मैं क्यों तुम्हें 1,87,500 फालतू दूं? तो एक बिजनेस किस नाम से चला रहा हूं मैं? एचयूएफ। एक अपने नाम से। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिली? बिजनेस एक नाम से करना चाहिए, अलग अलग नाम से। घर में आज जाके सलाह दोगे तो कहेंगे हाँ पैसे सही चले गए। ठीक है चलिए, अब बात आती है सर, ये तो तुमने बता दी कि पापा को सलाह ये दे देंगे। अब सर हम सीए बन गए, कल को हमारे पास कोई आ गया बोले भाई एचयूएफ बना, मैं करता हूं, मुझे तुम्हारे से एचयूएफ बनवानी है, संजीव वासने एचयूएफ। तुम मुझसे कहोगे संजीव जी, एक तो आप एचयूएफ की स्टैंप बनवा लो, संजीव वासने एचयूएफ की रबड़ स्टैंप। कल तक आप हो जाओगे तो सिग्नेचर आप मार दोगे। एक जाके सर अपना अकाउंट खोल दो बैंक में एचयूएफ के नाम से। अब मैं पर्सनल, मेरे अकाउंट होंगे, वहां से एक चेक कटवा दूंगा किसको? एचयूएफ को। लेकिन ये सब कब करूंगा? एचयूएफ का पहले पैन नंबर अप्लाई करूंगा। पैन आएगा उसके बाद सारे काम शुरू कर दूंगा। पैन नंबर है, वहां पे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मांगते हैं। अब डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या लूंगा? जिस दिन मेरी शादी हुई। लॉजिक है ना? अब शादी की डेट कैसे पता चलेगी? जैसे दिन हुई है, शादी का कार्ड संभाल के रखना नलायक को, बहुत काम आएगा वो। चाहे सॉफ्ट चाहे हार्ड, हार्ड है तो बहुत ही अच्छी बात है, सॉफ्ट को भी संभाल के रखना। मैरिज सर्टिफिकेट बनवाऊंगा वहां पे भी जरूरत पड़ेगी इसकी, सब जगह पड़ेगी। आपने अप्लाई किया, वहां से पैन नंबर आ गया, अकाउंट खुलवाया, लेटर हेड पे साइन करके और सारी डॉक्यूमेंट्स दे दिए, अकाउंट खुल गया, चेक काट दिया, चेक क्लियर हो गया अकाउंट में, बन गया। चुप करो जो काम करना है। बताओ इसके 10,000 रुपए मिले, नहीं लेना चाहेगा? मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन है। चलिए नेक्स्ट बेटा, तीसरा एसएससी कौन है? कंपनी। अब कंपनी कौन सी होगी जो टैक्स देगी बेटा? देखो कंपनी एक्ट फाउंडेशन में इंट्रोडक्शन तो पढ़ाई है। वन मैन कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, जो भी है। सर आपने सिर्फ कंपनी शब्द लिखा है, और कंपनी इतनी तरीके की होती है, कौन सी कंपनी टैक्स देगी सर? गवर्नमेंट कंपनी तो वो टैक्स देगी कि नहीं देगी? सब देंगे भाई साहब, ऑल। ठीक है। चलिए, अभी गवर्नमेंट कंपनी के रिगार्डिंग थोड़ा सा दिमाग में आ रहा होगा, आगे आएगा, अभी डिस्कस करूंगा, चिंता मत करो, अभी आएगा 5 मिनट बाद। इसके बाद अगला एसएससी फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म। उससे अगला एओपी और बीओआई। सर ये एओपी बीओआई होते क्या है? बीओआई का मतलब होता है बच्चे इंडिविजुअल, और बेटे एसोसिएशन ऑफ। अब बताओ ये पता है आपको होती क्या है? क्या होता है? हाँ बोलो। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल थोड़ा सही हो, पर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नहीं, वो पर्सन, ऐसे नो पर्सन होता है वो। अब सुनो क्या होता है, मैं एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। होली आने वाली है, हम सब लोग मिलके रंग गुलाल पिचकारी बैलून सब इकट्ठे खरीद लाते एक जगह, और हमने तय किया भाई ये जाएगा पालम बेचने, वो जाएगा सीपी बेचने, वो जाएगा ग्रेटर कैलाश, ये बेचेगा लक्ष्मीनगर, ये बेचेगा शकरपुर, ये बेचेगा सोनिया विहार, ये बेचेगा यहाँ, ये बेचेगा वहां। समझ रहे हो? सब बेच बेच के आएंगे रोज, और जो पैसे आएंगे सब एक जगह रखेंगे। और ये तय हुआ कि होली के अगले दिन हम सब प्रॉफिट देखेंगे कितना हुआ, बराबर बराबर बांटेंगे और निकल जाएंगे वैसे घूमने अलग अलग।
जब तक होली हम साथ साथ, हम साथ साथ हैं, होली के बाद हम आपके हैं कौन है? कोई बात नहीं सर। अब ये काम अगर हम पार्टनरशिप डीड बना के करें तो बेटा कहलाएगी वो फर्म। और पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। डिफरेंस तरफ देख रहे हो किस चीज का है? पार्टनरशिप डीड का। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जॉइंट वेंचर क्या होते हैं? यही तो होते हैं सर। फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बेटा जरा बताना, पर्सन का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल भी होता है, एचयूएफ भी होता है, कंपनी भी होती है, फर्म भी होती है, एओपी भी होती है। कोई से भी इन पांचों में से दो या ज्यादा मिलकर बिजनेस करें, यही वाला। जैसे मैं इंडिविजुअल और एक रिलायंस कंपनी के साथ मिलकर कर लिया, तो देखो मैं अभी तो क्या थे, हम सब इंडिविजुअल थे, अब क्या है कंपनियों में हो गए, और बिना डीड के, बिना डीड के। डीड है तो फिर वहां भी फर्म कहलाएगी वो, और डीड नहीं तो एज ए पर्सन। सर समझ आ गया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एज ए पर्सन में एक सिमिलरिटी है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, डीड है तो ये फर्म कहलाएंगे, बिल्कुल। सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन तो बनता है भाई साहब, कोई बताएगा क्या डिफरेंस है? क्या? अरे मेरे बच्चे शाबाश, ये होगा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ओनली। सिर्फ इंडिविजुअल का ग्रुप है, और ये बेटा हाँ, ग्रुप ऑफ पर्संस। अब डिफरेंस समझ आया? अब तुमसे कोई पूछे यूपीबीआई क्या होता है, बड़े आराम से समझाना। चलो बच्चे अब आगे देखो, छठे नंबर पे क्या आएगा बच्चे? लोकल अथॉरिटी। सर ये लोकल अथॉरिटी क्या होती है? लो जी मैंने लिख दिया एमसीडी। अब बताओ, मैंने एमसीडी लिख दिया, जैसे ही मैंने एमसीडी लिखा, आपका मेरे ऊपर एक सीधे क्वेश्चन आना चाहिए था। आज क्यों नहीं आया? क्योंकि आज पहला दिन है। 5-7 दिन बाद देखना कितने क्वेश्चन फेंकोगे मेरे ऊपर तुम, मेरे से संभाले नहीं जाएंगे, पर संभाल लूंगा, चिंता मत करो। सर एक बात बताओ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है कि नहीं? एमसीडी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है सर। तो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को टैक्स देगा? क्वेश्चन उठता है कि नहीं उठता है? सर अगर नहीं देगा तो ये लिस्ट तो पैसे टैक्स देने वालों की है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को टैक्स देगा। कंफर्म हो गया सर? चलो साहब। सर अब एक मेरा सवाल और। सर सपोज मैं फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी मेरे अंडर में और एमसीडी भी मेरे अंडर में, दोनों का बॉस मैं हूं। मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोला, मैं ओए सुन, मेरे किसी भी डिपार्टमेंट से टैक्स नहीं लेना। बॉस ने ऑर्डर दे दिया, अब वो टैक्स लेगा या नहीं लेगा? नहीं लेगा। क्यों लेगा भैया? बॉस ने मना कर दिया। अब साल के अंत में मैं हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस चेक कर रहा हूं, हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस चेक। एमसीडी देखा भाई तूने क्या किया, अब एमसीडी ने टैक्स नहीं दिया, पैसे बच गए, परफॉर्मेंस अप, और इस बेचारे को टैक्स नहीं मिला। अब फिर मैं इसे गालियां दे रहा हूं, नालायक है, निकम्मा है, बोल सकता हूं क्या ऐसा? मैंने तो उसे बोला तू टैक्स मत लियो, गलत है ना मेरा डांटना उसको। पर अगर मैं ये कह दूं कि इनकम टैक्स और एमसीडी दोनों सुन लो, एक दूसरे से हिसाब किताब कर लेना, तुझे टैक्स देना है एमसीडी तू टैक्स दे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तेरे यहां इसने झाड़ू लगाई थी ना, तू इसके पैसे दे, एक दूसरे हिसाब हो गया। अब एक दूसरे हिसाब हो गया, फिर मैं साल के अंत में परफॉर्मेंस चेक कर रहा हूं, अब फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस डाउन है। अब बताओ थप्पड़ मार सकता हूं? अब क्या कर रहा है, कैसे गलती हुई, डांट सकता हूं कि नहीं डांट सकता हूं? तो बेटा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए सब लोग टैक्स देंगे, समझ गए? और देखो अभी किससे टैक्स दिलवाऊंगा, तुम अब कहोगे सर आपने तो हद ही कर दिया। एवरी अदर आर्टिफिशियल जुडिशल जुडिशल पर्सन। सर कौन कौन आते हैं इसमें? दिल्ली यूनिवर्सिटी, यानी कोई भी यूनिवर्सिटी, यानी ये रिज्यूडरी है, जो 6 में नहीं आई 7 में आ जाएंगे, 7वीं कैटेगरी बची कुची। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी इनकम कैसे होती होगी? सर एडमिशन कराया, एग्जाम फीस है तो टैक्स देगी। और क्या हो सकता है बच्चे? कोर्ट। सर कोर्ट की कमाई कैसे होती होगी? देखो हमें पढ़ना तो ऐसे ही है ना, अब लॉ में लिखा है कोर्ट,
दिमाग में आना चाहिए, कोर्ट की कमाई होती है। हाँ जी, कोर्ट की केस फीस होती है, कोर्ट को केस फीस मिलती है, टैक्स लगेगा। स्टाम्प पेपर कहाँ से खरीदते हो बेटा? वो भी कोर्ट की कमाई। और सुनो, चालान करता है, दो तरीके से करता है बच्चे। पुलिस वाले ने रोका, आपने पैसे दे दा के साइड कर दिया, 500 का चालान था, 100-200 रुपए में मान, तो ये 100-200 रुपए में चालान तो नहीं कटा ना तुम्हारा, तो ये पैसे कहाँ गए? पुलिस वाले की जेब में, तो वो पर्सनल बेनिफिट फंड में गए। लेकिन अगर उसने चालान काटा 500 का, तो रसीद कट गई। अब ये पैसे कहाँ जमा करने पड़ेंगे? कोर्ट में। किसकी कमाई? कोर्ट की। कोर्ट पे क्या देना पड़ेगा इसका? टैक्स। और देखो मैं क्या लिख रहा हूं, अवति होगी, GOD, गॉड। भगवान भी इनकम अर्न करेंगे तो उन्हें भी टैक्स देना पड़ेगा। हिंदुस्तान के सबसे अमीर भगवान पता है कौन है? साउथ वाले, गोविंदा गोपाला, तिरुपति बालाजी। हैरान रह जाओगे बच्चे, आज से 3 साल पहले वहां का डाटा रिलीज हुआ था इंडिया में, किस मंदिर को कितना डोनेशन मिलता है। तिरुपति बालाजी को 2258 करोड़ रुपए मिले थे डोनेशन। हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी तो 2258 करोड़, वो एक साल में कमा रहे हैं, कितने अमीर है देखो। और जानते हो वो दिखते भी, जब दर्शन करते हैं ना, तो अंधेरे से में दिखते हैं वो, मतलब वो लाइट से वो जलता रहता है, दिया दीपक होता है ना वो। और क्या भाई साहब लगते हैं अमीर, शकल से अमीर लगते हैं वो यार। दूसरे नंबर पे सिद्धि विनायक बॉम्बे, पर वहां सीधा 325 करोड़, इतना डिफरेंस। फिर थर्ड नंबर शिरडी साईं बाबा, 228 करोड़। लास्ट में जय माता दी वैष्णवी, 225, सॉरी 125 करोड़, राइट। ये था कलेक्शन। तो अगर भगवान भी इनकम अर्न करेंगे तो उन्हें भी टैक्स देना पड़ेगा। तो भैया जब भगवान नहीं बचे तो कौन बचेगा फिर? देखो, एक सत्य घटनाओं पर आधारित केस लो, एकदम ट्रू स्टोरी बता रहा हूं। एटलस साइकिल का नाम सुना है? एटलस साइकिल, साइकिल नहीं चलाते, एटलस साइकिल। सोनीपत में इनकी साइकिल की फैक्ट्री है, एटलस। इन्होंने क्या किया, इस फैक्ट्री में भगवान का मंदिर बनवाया और एक भगवान जी की मूर्ति रखवा दी। देखो कलाकार लोग दिखा रहा हूं ऐसा, कैसे कैसे कलाकार लोग हैं हमारे देश में, बहुत ही तेजस्वी लोग हैं। कहां कहां से आते हैं? देखिए, इन भाई साहब ने क्या किया, मंदिर, खर्चा हुआ, और मूर्ति, दोनों कैपिटल एक्सपेंडिचर है। भाई बार बार तो हो नहीं रहे, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन्होंने भाई साहब ने क्या किया, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा, भगवान जी के ऊपर डेप्रिसिएशन, भगवान जी की मूर्ति पर डेप्रिसिएशन। अच्छा भाई, अब बताओ ये डेप्रिसिएशन लगेगा तो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा? टैक्स इस पर लगता है बच्चे, नेट प्रॉफिट पे, तो इनकम टैक्स वालों को टैक्स कम मिला। अब ये P&L अकाउंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाएगा, वो चेक करेंगे भाई डेप्रिसिएशन किस पे, बोले भगवान जी पे। भाई साहब इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा तू पिटेगा नलायक, काटे से, काटते ही नेट प्रॉफिट बढ़ गया, डिसअलाउ हो गया, डिसअलाउ कर दिया इनकम टैक्स ऑफिसर, जो कि हम असेसिंग ऑफिसर बोलते हैं। अब देखिए कलाकारी, ये बंदा अपील में गया कमिश्नर के पास, कमिश्नर ने कहा भागे भगवान जी बेटा। फिर ट्रिब्यूनल में गया, ट्रिब्यूनल ने भी डांट दिया, हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने भी डांट दिया यार। लास्ट में केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। अब मान लो तुम सुप्रीम कोर्ट के जज होते, बताओ डेप्रिसिएशन अलाउ करते कि नहीं करते? सोच के बताओ। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कौन सा एक्सपेंडिचर, बोले जी कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल पे क्या देते हो? बोले डेप्रिसिएशन। तो यहां क्यों नहीं दे रहे? और भाई साहब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको अलाउ कर दिया। और भाई साहब जिस दिन ये डिसीजन आया, मैंने भी बोला, मैंने इसका मतलब भगवान जी डेप्रिशिएट होते हैं। और भाई साहब मैंने फिर अपनी क्लास में एक बात बोलना शुरू कर दिया, बी अमिताभ बच्चन, डोंट बी शशि कपूर। बोले मतलब सर? पिक्चर थी दीवार, उसमें एक डायलॉग था लास्ट में, बच्चन साहब और शशि कपूर साहब दोनों खड़े हैं। शशि कपूर साहब कहते हैं भाई तू इस पे साइन कर पेपर पे, तो अमिताभ बच्चन साहब क्या कहते हैं, मेरे भाई
मैं साइन नहीं करूंगा इस पे, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, जहां पहले उससे साइन लिखवा के ला जिसने मेरे हाथ पे लिखा था मेरा बाप चोर है। उस पिक्चर में ना बचपन में उसके हाथ पे लिख दिया था अमिताभ बच्चन के पे, मेरा बाप चोर है। मतलब उन्होंने कुछ किया होगा, जेल में गया होगा, लिख दिया, तो बच्चे को तो बुरा लगता ही है। फिर वो कहते हैं तू ये पुलिस इंस्पेक्टर बना, तूने क्या किया जिंदगी में? मेरे पास क्या नहीं है बता, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तेरे पास क्या है? शशि कपूर साहब कहते हैं माँ, जानते हैं, माँ से ज्यादा प्यार हमें कोई नहीं कर सकता, और हम भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन एक बात है, मैं भूखा हूं आज, मेरी माँ पे पैसे नहीं है, खाना आ जाएगा क्या? इमोशन से आएगा क्या? नो। तो हमें अमिताभ बच्चन बन के सोचना है, लॉजिकल, लॉजिकल। अब कल को एग्जाम में सवाल आ जाए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, असेसी की मां की डेथ हुई, असेसी ने 1 लाख रुपए फ्यूनरल प्रोग्राम पे खर्च कर दिया, और वो यहाँ पीएनएल में डेबिट कर रहा है उसे, ताकि नेट प्रॉफिट कम हो जाए, टैक्स कम हो। तो इनकम टैक्स वाले बोले बोले ऐसा है, तेरा पर्सनल एक्सपेंडिचर है ना, ज्यादा होशियार नहीं, भावनाओं में नहीं, तुम भावनाओं में, यार माँ की डेथ हुई है यार, अलाउ कर दो। नो, नो, पर्सनल एक्सपेंडिचर विल नॉट बी डेबिटेड टू द पीएनएल अकाउंट। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ आया? बस 5 मिनट हो गए, क्लास आज की खत्म, पता भी नहीं चली ना कब खत्म हो रही है ना? 5 मिनट और दूंगा बस। अब ये बताओ, हमें अकाउंट्स पढ़ते हैं 11th 12th में, अगर हमें अकाउंट्स का एक शानदार टीचर मिल जाए जो लॉजिक लॉजिक करता हो, बच्चे को जितने भी डाउट आ रहे हैं सारे लॉजिकली बताता हो, सच बताना अकाउंट से प्यार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मैं आज तुमसे एक प्रॉमिस कर रहा हूँ, आज तुम्हारी पहली क्लास है, जिस दिन लास्ट क्लास होगी ना टैक्स की, इनकम टैक्स जीएसटी के साथ, तब तक तुम्हें मेरे सब्जेक्ट से और मुझसे दोनों से प्यार हो जाएगा, हो जाएगा देख। और इतना रेस्पेक्ट आ जाएगा, तुम्हें लगेगा नहीं यार संजीव सर जो करे वो बात सुन। अभी तो पहली क्लास है बच्चे, धीरे धीरे तुम्हें मेरे में पता चलेगा मैं हूं क्या, क्योंकि आजकल बताना पड़ता है, अपना प्रूफ, मतलब बातें नहीं करनी, करके दिखाना है क्लास में, तब बच्चा कहेगा हाँ भाई बंदे ने जो बोला उससे ज्यादा करके दिखाया। तो बेटा ऐसे ही ना, अकाउंट्स की क्लास में हम देखें तो 3 रूल्स होते हैं हर किताब में, गोल्डन रूल्स, व्हाट कम्स डेबिट, व्हाट गोस क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ऑल एक्सपेंस डेबिट, ऑल इनकम क्रेडिट। अब ये रूल तो हर किताब में, मैंने 3 रूल अपने बनाए हैं, किसी किताब में ना है। ये मेरे 22 साल की रिसर्च है बच्चे, वही मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था पहली क्लास में लिखवा दिया था। तो रिसर्च तो स्टूडेंट लाइफ की रही, पर 22 साल से मेरा कॉपीराइट पेटेंट राइट सब है इसके ऊपर, कोई दूसरा नहीं कह सकता कि हमारा है। ठीक है, चलिए गोल्डन रूल्स क्या है बच्चे मेरे साथ देखिए, ये इनकम टैक्स के गोल्डन रूल्स क्या क्या है सर? नंबर 1, एवरी इनकम शैल बी टैक्स्ड वंस, हर इनकम पे एक बार टैक्स जरूर लगेगा, और अगर नहीं लग रहा सोचना शुरू करें, डीप में जा रहे हो, डीप में जा रहे हो, जाते जाते एकदम आपको लगे अरे हाँ यार लग गया पहली टैक्स, तो हमें लॉजिक समझ आएगा कि हर इनकम पे टैक्स जरूर लगना है, और नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा, या तो 2.5 लाख की वजह से कि 2.5 लाख तक गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती, या पता चला जिससे हमें मिले वहां टैक्स लग गया, है ना? तो डीप में जाना है हर उस पे, तो हमारा लॉजिक क्लियर होगा। नंबर 2, सेम इनकम कैन नॉट बी टैक्स्ड ट्वाइस, एक इनकम पे 2 बार टैक्स लगेगा। तुम मुझसे पढ़ने आए सारे लोग, मुझे फीस दी, मैंने टैक्स दे दिया, अब तुम फाइनल में फिर डायरेक्ट टैक्स पढ़ने आ गए मेरे पास, तो दोबारा फीस दोगे, दोबारा टैक्स दूंगा। पर इनकम टैक्स वाले क्या है कि भाई तुमने इन बच्चों से फीस ली, टैक्स दे दिया, हाँ एक बार और दे दो, मैं क्या बोलूंगा? क्या समझो भैया, है? जब तुम मुझे डबल बेनिफिट नहीं दे सकते तो डबल टैक्स किस बात का? 2 बार 2.5 लाख दे रहे हो क्या? तो 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 डबल टैक्सेशन नहीं है, और एक आध जगह है तो वहां मैं जस्टिफाई करूंगा कि देखो तुमने बदतमीजी की ना, इसलिए डबल टैक्सेशन के रूप में, पेनल्टी के रूप में तुम पे डबल टैक्सेशन हो रहा है, बताऊंगा वहां। ठीक है, तीसरा, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू generate any income shall be allowed oblique
डिडक्टिबल। ठीक है सर। अब बच्चे, सर पहले दूसरे समझ आ गए, तीसरा वाला क्या बोल गया? कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है। आप बताओ पूरे वर्ल्ड में मैकडोनाल्ड के कितने सारे रेस्टोरेंट्स हैं? जिसने मैकडोनाल्ड बनाया वो कहता है जी मैं तो अपने रेस्टोरेंट खुद ही खोलूंगा। बोल ले भाई, एक दिन में एक खोलेगा तो, या कह देगा फर्स्ट हाफ यहाँ बैठूंगा सेकंड हाफ वहां बैठूंगा। पूरे इंडिया के रेस्टोरेंट खोल लेगा क्या एक आदमी? नहीं। तो बताओ अब वो एम्प्लॉय अपॉइंट करेगा कि नहीं करेगा बच्चे? अब मान लो वो एम्प्लॉय अपॉइंट करता है, वैसे तो फ्रेंचाइजी देता है, पर मैं कहता हूं मान लो वो अपने अंडर में चलाता है और एम्प्लॉय रखना चाहता है, तो बताओ एम्प्लॉय को बच्चे ये क्या पे करेगा? सैलरीज। और बताओ ये लोग क्या करेंगे? सेल्स। मान लो इन्होंने 1,000 रुपए के बर्गर बेच दिए और 100 रुपए की सैलरी देनी पड़ गई, नेट प्रॉफिट कितना हुआ बच्चे? अब सवाल ये उठता है कि सर इनकम टैक्स, जीएसटी नहीं, जीएसटी तो 1,000 रुपये लगेगा, इनकम टैक्स सर कितने पे लगेगा, 900 या 1,000? बच्चे आप बताओ क्या बिना इसके ये पॉसिबल था? तो अगर किसी इनकम को अर्न करने के लिए अगर हमने कोई खर्चा किया है तो पहले उसकी बच्चे डिडक्शन लेगी, और फिर बची हुई इनकम पर आप क्या पे करोगे? टैक्स। तो बताओ एकदम समझ आया? क्लास एकदम क्लियर है? कोई मन में दुविधा है? चलो इस क्लास को रोकते हैं।